बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्द डायनामिक वर्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, आमिर मेरा नाम है। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से हम अपने काम का आगाज करेंगे। आमतौर पर ये समझा जाता है कि केमिस्ट्री एक बहुत खुश्क सब्जेक्ट है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि केमिस्ट्री एक बहुत खुश्क सब्जेक्ट है। मैं इस बात से हरगिज़ मुतफिक नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टार्ट ही पानी से लिया जा रहा है। जब स्टार्ट ही पानी से लिया जा रहा है तो सब्जेक्ट खुश्क कैसे हो सकता है? ये तो पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले के स्टाइल पर डिपेंड है कि वो उसको कितना ड्राई कर देता है या कितना उसको वेट कर देता है या कितना उसको लाइट लेता है। तो बेटा हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के मुतालिक बहस करेंगे और आज हमारे टॉपिक्स दो होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, एक एटम के मुतालिक और दूसरा एविडेंस ऑफ एटम के मुतालिक। कुछ बातें बोर्ड पर मैंने पहले से लिख कर रखी हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से एलैबोरेट कर सकें। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेटा किसी भी बुक का, केमिस्ट्री की बुक हो, बायोलॉजी की बुक हो, फिजिक्स की बुक हो, किसी भी बुक का या दुनिया की कोई और बुक हो, किसी भी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आमतौर पर उसमें बेसिक कंसेप्ट्स ही या कह लें फंडामेंटल कंसेप्ट्स ही डिस्कस किए जाते हैं और उसमें वो सारे कंसेप्ट्स डिस्कस करने की कोशिश की जा रही होती है जो उस पूरी बुक में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस किए जाएंगे लेटर ऑन। जैसे कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इस चैप्टर के 4 मेजर पोर्शन हैं जो कि आज पहले लेक्चर में हमने पहला पोर्शन स्टार्ट किया है, ठीक है, और फिर कंटिन्यूसली हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एटम, व्हाट इज एन एटम? एटम, the smallest particle of an element that takes part in a chemical reaction. An element has many parts. An element has many parts. What is an element? Hydrogen gas filled in a balloon is an element. Not the balloon, but the hydrogen gas inside the balloon. Iron door, लोहे का एक दरवाजा, मुकम्मल दरवाजा, एक an element है. A diamond ring, रिंग का वो पार्ट जो उंगली के गिर्द मौजूद है वो नहीं, जो उसमें डायमंड लगा हुआ है, एम्बेडेड है, जड़ा हुआ है, वो उसका एक एलिमेंट है। एंड देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स। और अगर कोई शख्स प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड इस्तेमाल करता है ज्वेलरी के लिए और उसमें किसी किस्म का कोई खोट इस्तेमाल नहीं करता जोड़ वगैरह लगाने के लिए, तो तब इट इज एन प्योर एलिमेंट, यानी वो गोल्ड का प्योर एलिमेंट होगा। तो वो कहता है कि इन तमाम एलिमेंट्स का जिनका जिक्र किया गया, इनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एटम। उसको एटम कहा जाएगा। ये नहीं है कि किसी भी पार्ट को कह दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक आसान सी एग्जांपल, दिस इज द मार्कर, प्लास्टिक का मार्कर ये मेरे पास मौजूद, थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं ये एलिमेंट है, तो ये मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए, तो ये भी टेक पार्ट कर सकता है केमिकल रिएक्शन में और ये भी, यानी इसको भी जलाया जा सकता है, इसको भी जलाया जा सकता है। और अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक कर दूं उसको भी जलाया जा सकता है, अगर मैं उसको फर्दर ब्रेक कर दूं तो उसको। और जलना यानी कंबस्टन एक केमिकल रिएक्शन है। कागज के टुकड़े आप करते चले जाएं छोटे 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 छोटे, तो वो छोटे टुकड़े बड़ी आसानी के साथ जलते चले जाएंगे। तो जहां तक वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता जाएगा बच्चों, तो वो कहलाएगा एटम। और जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा, उससे छोटा पार्टिकल, उसको एटम नहीं कहा जाएगा। दे आर टर्म्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाएगा। तो ये देखिए आपके लिए लिख के लिखा है मैंने कि फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स। वो कहते हैं कि एटम में अब तक मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। कुछ के नाम से तो आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड हाउ दे आर रिवॉल्विंग चैप्टर नंबर 5 में डिटेल आएगी इंशाल्लाह अज़ीज़, वहां डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है जी, बोसॉन्स, पाइऑन्स, म्यूऑन्स, हिप्रॉन्स एंड एटसेट्रा, मोर देन 100। तो ये हमारे पास एटम की इनिशियल बात है। अब अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्हाई दिस सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एन एटम। इसको एटम ही क्यों कहा जा रहा है? भाई मेरा नाम आमिर क्यों है? मेरे वालिदैन ने रखा,
ठीक है, किसी का इस तरह का कोई नाम क्यों है जी उन्होंने रखा है, पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने रखा है, ठीक है, लेकिन उसकी एक रीजन है पाकिस्तान का नाम रखने की। सिमिलरली एटम को एटम कहने की भी एक बकायदा पर्टिकुलर रीजन है, और वो रीजन पेश करता है डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस वाज ए ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, एंड इट इज क्वाइट ओल्ड डेज 460 बिफोर क्राइस्ट टू 370 बिफोर क्राइस्ट, यानी आज की तारीख से अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो करीबन 2500 इयर्स बैक जाना पड़ेगा तकरीबन, ठीक है। तो उस वक्त की बात हो रही है, उस वक्त ग्रीस में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको ग्रीक कहा जाता है, और ग्रीक लैंग्वेज में सबसे छोटे पार्टिकल के लिए जो लफ्ज यूज किया जाता है दैट वर्ड इज एटमोस, उसको एटमोस कहा जाता था उस वक्त, वहीं से वर्ड बना लिया गया एटम। और आज यानी इन द ईयर 2020, ठीक है, हम बहुत तरक्की कर चुके हैं लेकिन हमने नाम चेंज नहीं किया। हमने पाकिस्तान बनाया था 2 हिस्सों में, ठीक है, लेकिन हमने पाकिस्तान को आधा तो कर दिया लेकिन नाम उसका चेंज नहीं किया, अब बाकी आधे हिस्से को भी हम पाकिस्तान ही कह रहे हैं। सिमिलरली एटम की डेफिनेशन हमने ऑल टुगेदर चेंज कर ली फ्रॉम द एरा ऑफ मिस्टर डेमोक्राइटस, बिकॉज दिस एटमोस doesn't mean this smallest particle that cannot take part in a chemical reaction, उसका कोई ताल्लुक नहीं है डेमोक्राइटस का केमिकल रिएक्शन से। तो फिर किसका ताल्लुक है? वो कहता है एटमोस का तो लिटरल मीनिंग है इनडिविजिबल मीन विच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड, जिसको और आप डिवाइड ना कर सकते हो। उस बुनियाद पर उसने क्या दिया, यानी सिर्फ उसने साइज की बुनियाद पर ये कहा। अच्छा जी, अब आती है बेटा टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है बिटवीन डेमोक्राटस एंड 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इट इज 1601 टू 1699, ये 17th सेंचुरी कहलाएगी। इस 17th सेंचुरी में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स को जब स्टडी किया गया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मटेरियल्स को जब स्टडी किया गया, तो इट बिकम्स क्वाइट इजियर टू अंडरस्टैंड अबाउट द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। यानी यहां पर एटम्स का आप कह लें कि कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ। एंड देन कम्स John Dalton. Who was the John Dalton? John Dalton was an English teacher. Basically, he was a teacher. और उसके यकीनन कोई बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स होंगे जो उसको बहुत ही पिंचिंग किस्म के क्वेश्चन पूछते होंगे। तो देन he go to the lab and do some experiments, और उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये रिजल्ट उसने निकाला। He developed the डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने कही। और अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, इसकी थ्योरी में बहुत सारी और बातें भी मौजूद हैं, ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी है, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थ्योरी में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो कहते नहीं, matter consists of elements and elements consist of some different atoms, and then he observed the law of conservation of mass, and law of definite proportions, और law of conservation of mass, ये दोनों इसी चैप्टर के बिल्कुल एंड पर डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये आ गए हैं तो इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म, ठीक है। यानी एक कागज अगर आप जलाते हैं तो उसके जले हुए प्रोडक्ट्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा, जो कुछ भी बना, एशेस,
तो उनका जो टोटल मास बनेगा इट विल बी द मास ऑफ द पेपर एंड द ऑक्सीजन गैस कंज्यूम्ड, टोटल के बराबर होगा। मींस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। एंड देन कम्स मिस्टर जेकब बेrzelius 1779 टू 1848, यानी जॉर्ज डाल्टन के साथ इसका एरा ओवरलैप होता नजर आ रहा है। इसने भी अपना काम किया। ही coined the idea about the atomic masses, और हैरान कौन बात ये है एटॉमिक मैसेस की वो बात कर रहा है, और एटॉमिक मैसेस उसने डेवलप करके बताई, मेजर करके बताई, कैलकुलेट करके बताई, और 1848 में ये वफात भी पा गया। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से जब एटॉमिक मैसेज को बेटा मेजर किया गया तो पता चला कि जेकब बेrzelius बिल्कुल सही कह रहा था। ही आल्सो डेवलप्ड द मेथड टू सिंबलाइज द एलिमेंट्स के जी सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे, पोटाशियम को हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेथड उसने डेवलप किया था। उस एरा में तकरीबन 20 से 25 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे जिनको एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है, और उसी के उसने सिंबलाइज रिप्रेजेंटेशन बताई, और आज भी हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। एंड आप जानते हैं देयर आर मेनी मोर टू कम। इसके अलावा भी बहुत सारे और लोगों का नाम मौजूद है, लेकिन चूंकि सिलेबाई में डिस्कस नहीं किया गया तो इसलिए हम सरदस्त उनका नाम नहीं ले रहे। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में उनमें से चंद एक का नाम डिस्कस किया जाएगा। अब आते हैं जनाब, हमारे पास है एविडेंस ऑफ एटम, यानी अगर ये बात मैं कह रहा हूं कि एटम होता है तो इसको साबित तो करके बताऊं कि एटम होता है। तो एटम के इशू ये है कि एटम इज very smallness of the atom, and we cannot see क्या नहीं देख सकते? an individual atom, ये नहीं कहा जा रहा a collection of atom को नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन सिंगल एटम को नहीं देखा जा सकता यूजिंग द नेकेड आई। क्यों नहीं देखा जा सकता? इट इज वाई, क्यों नहीं देखा जा सकता? क्या इशू है? इशू आंख का नहीं है, इशू विजिबल लाइट का है। विजिबल लाइट, द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट लाइज बिटवीन 750 नैनोमीटर अप टू 400 नैनोमीटर। एंड एवरी ऑब्जेक्ट, मैं हूं, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ठीक है, कोई और पर्दा है, पंखा है, एरोप्लेन है, या कोई छोटी चीज है, बाल है, वो कहते हैं एवरी ऑब्जेक्ट हुज साइज इज स्मॉलर देन 500 नैनोमीटर वी कैन नॉट सी, हम उसको नहीं देख पाएंगे। 500 नैनोमीटर का मतलब होता है 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक हो गया। और 0.5 माइक्रोमीटर हमारा ये जो बाल है बेटा, ये 17 माइक्रोमीटर से लेकर 180 माइक्रोमीटर का होता है। तो 180 माइक्रोमीटर वाला बाल तो बड़े आराम से नजर आ जाता है, और 17 माइक्रोमीटर वाला बाल भी बाल नजर आ ही जाता है कुछ ना कुछ कोशिश से। लेकिन इसका साइज 500 नैनोमीटर है, यानी 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि बहुत ही छोटा है, तो हम नहीं देख सकते नेकेड आई से। नो, naked eye using a magnifying glass or using a optical microscope means कि source of the light है visible light, उसकी मदद से आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या naked eye इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नहीं देख सकते। तो एटम को देखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Why electron microscope? Because it uses the beam of electrons, and the beam of the electron has the wavelength compatible to the size of atom. It is compatible to the size of the atom. बात क्या है? बात यह है कि अगर मैंने किसी शख्स से पानी मंगवाना है तो अपने छोटे से कहूंगा, अगर मैंने कोई चीज मंगवानी है तो अपने छोटे से कहूंगा, तो अगर मैंने कोई चीज देखनी है तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उससे छोटी साइज की चीज इस्तेमाल, पार्टिकल इस्तेमाल किया जाएगा। फोटोन ऑफ द लाइट, लाइट का, विजिबल लाइट का, ये जो सफेद लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, इस सफेद विजिबल लाइट का जो फोटोन है, जो छोटे से छोटा भी है,
वो भी 400 नैनोमीटर का है, ठीक है। और ये 400 नैनोमीटर वाला सही तरह नजर भी नहीं आता, तो 500 नैनोमीटर से छोटा ऑब्जेक्ट हमें सही तरह नजर नहीं आएगा या बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। अब हमारी किताब में ग्रेफाइट का एक ऑब्जेक्ट, एक पीस जो था ना, उसको 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया गया है, जूम किया गया है। ये टेक्नोवर्ड आप बड़ी अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैंने ये बोला है कि जूम किया गया है। आसान बात यह है कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, अगर मुझे 15 मिलियन टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, 15 मिलियन टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, तो मेरा कद जो है ना वो तकरीबन 1.25 मीटर के बराबर है। तो 15 इंटू 10⁻6 मीटर, 15 इंटू 10⁻6 मीटर, 15,000 किलोमीटर लंबा मेरा साइज हो जाएगा। 15,000 किलोमीटर, इट्स टू मच। इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट किताब में प्रिंटेड है वो बहुत ही छोटा है, जिसको इतना बड़ा बनाने के बावजूद भी वो सही तरह से नजर नहीं आ रहा। और एक्स रेज की मदद से जब एटम के डायामीटर को मेजर किया गया तो पता चला कि इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। लुक एट द वैल्यू 500 नैनोमीटर, और ये 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। 500 नैनोमीटर और 10⁻⁻10 मीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, और ये 2 10 मीटर है। द वैल्यू को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 एंगस्ट्रॉम। ये जो लिखा गया है सिंबल, इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर। अप्रॉक्सीमेटली क्यों लिखा गया? बिकॉज सारे एटम का साइज बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, कुछ का थोड़ा साइज बड़ा होता है, कुछ का साइज थोड़ा छोटा होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही साइज है। मैसेज को जब मेजर किया गया तो पता चला कि 10⁻⁻27 किलोग्राम टू 10⁻⁻25 किलोग्राम वैल्यूज आ रही हैं। बहुत ही समान है, जिनको फिर एटॉमिक मैस यूनिट्स में मेजर किया जाता है, जिनकी वैल्यू होती है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये जो एटॉमिक मैस यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। और अब हमारा लेक्चर जो है वो यहां पर इख्तिताम पजीर होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ फुल स्टॉप प्रिंटेड इन अ बुक कितने हैं, फिर आपको उसकी समाननेस का अंदाजा होगा। मैं, आप, ये बोर्ड, ये सारी चीजें सारे ही एटम से मिलकर बने हैं, हम नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल एटम को देखना खासा मुश्किल है। तो इसमें देखें, किताब ये कह रही है कि देयर आर मोर देन 2 मिलियन एटम्स, 2 मिलियन एटम्स इन ए वेरी स्मॉल डॉट। मैंने ये क्यों लिखा कि फुल स्टॉप इन ए बुक, क्योंकि जो डॉट्स मैं बोर्ड पर इस्तेमाल कर रहा हूं वो इन मार्कर से लगाए जा रहे हैं, जो कि काफी बड़े हैं। तो ये छोटे छोटे डॉट्स जो ना बेटा, जो पेपर में किताब में प्रिंटेड है फुल स्टॉप्स की शक्ल में, इनमें से हर एक में तकरीबन 2 मिलियन एटम से ज्यादा एटम मौजूद हैं। तो अब पूरा ए, पूरा एम, पूरा आई और आर लिखने में कितने सारे एटम इस्तेमाल होंगे, पूरी बुक लिखने में कितने ज्यादा एटम इस्तेमाल होंगे, आप समझ सकते हैं। तो एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड व्हेन एटम कंबाइंस मॉलिक्यूल डेवलप, और मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन से फिर पूरा मैटर डेवलप होता है। यहां पर हमारी आज की बात इख्तिताम पजीर होती है। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मॉलिक्यूल और आयॉन्स के मुतालिक बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।